हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिज़िक्स का एक बहुत मज़ेदार चैप्टर। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है ना, अब अच्छे से समझ के पढ़ना, बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेफिनेशन, होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो, कोई एक लूप हो कंडक्टिंग वायर का बना हुआ, या फिर एक कॉइल हो कंडक्टिंग वायर की बनी हुई, उसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो उसमें आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर किसी वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होने लगे तो उस कॉइल में, उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस उसमें इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इंड्यूस हो जाता है उस लूप में, उस कॉइल में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई आप कंडक्टिंग रॉड लो या कंडक्टिंग वायर लो, कोई भी कंडक्टर, उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चलाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए चले, तो फिर उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब देखो, ये जो दो फिनोमिना हमने आपको बताई, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस होना, या फिर कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो ईएमएफ का इंड्यूस होना, इन दोनों के पीछे रीज़न क्या है। दोनों के पीछे रीज़न अलग अलग है। वो रीज़न क्या है वो हम आपको आगे चल करके इसी चैप्टर में बताएंगे। अभी टेंशन मत लो, अभी कुछ और चीज़ें बताना, पहले वो सुन लो। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन हम बताएं, डेफिनेशन आपको बता देते हैं, वो आप नोट कर लो। तो डेफिनेशन लिखना है आपको, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए लूप और कॉइल चेंजेस विथ टाइम और ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप और कॉइल और द कंडक्टर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इस डेफिनेशन में ये जो कुछ भी अभी आपको बता रहे हैं ना, ये सब इस चैप्टर में चलेगा। बहुत लंबी चीज़ें हैं ये, इस चैप्टर में यही सब चलेगा। तो इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इसमें हमने जो एक बेसिक चीज़ का एक इस्तेमाल किया है, पहले उसको समझ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने अभी बात करी थी ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, पहले आप उसको समझ लो। उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों पर हम आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये ईएमएफ कितना आता है वो सब आगे डिटेल्स आएंगी। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये सिंबल आपने इस्तेमाल किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ में, है ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये सिंबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये सिंबल है, और हम इसको शॉर्ट में सिर्फ ऐसे यूज़ करेंगे। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को पार करके निकलती हैं, उससे पास होती हैं, तो हम ये बोलते हैं कि उस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो रहा है। ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। एक सरफेस लो आप, बहुत छोटी सी सरफेस, एक सरफेस एलिमेंट, इसका एरिया है dA और एरिया वेक्टर है dA वेक्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल के अलोंग लिया जाता है। हमने क्या करा, इस सरफेस एलिमेंट को एक मैग्नेटिक फील्ड में ला करके रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड है B, तो फिर इस सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और dA वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये ध्यान रखना कि ये एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड और
सरफेस के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विच इज अलोंग द नॉर्मल। ओके सो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इस सरफेस एलिमेंट को, एक छोटी सी सरफेस को रखेंगे तो उस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा, डेफिनेशन क्या है? तो वो डेफिनेशन ये है, इस सरफेस से पार होने वाला, आप एक लाइन लिख लेना ऊपर, उसके नीचे फिर ये लिखना, इफ अ सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए वेक्टर विद एन एरो डी ए इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एलिमेंट विल बी। तो उसके बाद फिर ये लिखना, हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस एलिमेंट से कितना पार होगा, तो आंसर इज बी डॉट डी ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस से पार होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट होती है वेबर, और इसी वेबर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसका यूनिट वेबर है और ये एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वही वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, टेस्ला। आपने मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। ओके, so this is the definition of magnetic flux. The magnetic flux passing through a surface element of area dA. अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमने जब डेफिनेशन अपनी बनाई मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, छोटी सी सरफेस एलिमेंट। हमने एक बड़ी सरफेस क्यों नहीं ली? बड़ी सरफेस ले लेते, उसका कुछ एरिया होता और बड़ी सरफेस के लिए ऐसे लिख देते। तो बड़ी सरफेस के लिए हमने इस टाइप से डेफिनेशन क्यों नहीं बनाई, एलिमेंट लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखो ज़रूरत क्या है वो समझो आप। एक्चुअली क्या है ना, अगर बड़ी सरफेस होगी, अच्छा एक चीज़ आपको पहले बता देते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना। किसी सरफेस को जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके निकलती हैं, आर पार निकल जाती हैं, तब उस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स पार होता है, उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और अगर आपने सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो है, रखा है नहीं रखा उससे मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकल रही है, आर पार नहीं निकल रही है, तो फिर उस सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा। ओके, हाँ, तो बड़ी सरफेस के लिए हमने क्यों नहीं डिफाइन किया, इसलिए नहीं डिफाइन किया, देखो ये एक बड़ी सरफेस है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा हो, दूसरे पॉइंट पर बड़ा हो, तीसरे पॉइंट पर और बड़ा हो। तो जब बड़ी सरफेस होगी ना, तो उसके अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो आपने बड़ी सरफेस तो ले ली, डी ए की जगह पर आपने ए तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या करोगे, बी कौन सा आप यूज़ करोगे, ये वाला छोटा वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? तो आंसर इज आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, हम क्यों नहीं बड़ी सरफेस के लिए लिख सकते थे। एक प्रॉब्लम ये भी है कि चलो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम सब जगह पर सेम कर देते हैं। अच्छा, सेम तो कर दिया, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है। तो फिर क्या होगा, तो देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ये एंगल, सरफेस के परपेंडिकुलर से नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। So even when the magnitude of the magnetic field is same
at all the points, the direction of the magnetic field may be different. उस केस में क्या होगा, अलग अलग लोकेशन के लिए थीटा अलग अलग हो जाएगा. द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस. तो फिर ये थीटा जब डिफरेंट होगा तो फिर कोई एक थीटा आप यूज़ कर नहीं सकते हो. बी ले लिया आपने, ए ले लिया, पूरा का पूरा, तो थीटा तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है, तो कोई एक थीटा आप नहीं ले सकते. इसलिए ये दूसरी पॉसिबल प्रॉब्लम है बड़ी सरफेस होने के केस में, जिस वजह से उसको लेकर के हमने अपनी डेफिनेशन नहीं बनाई. अब आप बोलोगे तो ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम कर देते हैं और डायरेक्शन भी सेम कर देते हैं. अच्छा, एक और पॉसिबल प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम. देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दिया. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सारे पॉइंट पर सेम हो और जिसकी डायरेक्शन भी सारे पॉइंट पर सेम हो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अब प्रॉब्लम ये है कि जो सरफेस है ना, वो सरफेस जिगजैग हो सकती है, प्लेन होना ज़रूरी थोड़ी नहीं है. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो डिफरेंट पॉइंट के लिए जो नॉर्मल की डायरेक्शन बनेगी ना, वो डिफरेंट बनेगी. नॉर्मल की डायरेक्शन डिफरेंट होने से क्या होगा, अगेन वही प्रॉब्लम कि थीटा डिफरेंट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. सो फिर से वही प्रॉब्लम, कोई एक थीटा तो है नहीं यहाँ पर, अलग अलग पॉइंट के लिए थीटा अलग अलग है, तो ये प्रॉब्लम है. तो इन पॉसिबल प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक बड़ी सरफेस को लेकर के मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन नहीं किए. हमने एक सरफेस एलिमेंट लिया, छोटी सी सरफेस, बहुत छोटे साइज़ की, उसमें इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फंसेगी. ठीक है. तो उसके लिए हमने डिफाइन किया. इसका मतलब ये हुआ, अभी जो हमने आपको तीन वजह बताई, तीन रीज़न बताए फॉर विच वी आर नॉट सिलेक्टिंग अ लार्ज सरफेस, तो फिर एक काम करते हैं, ये जो तीन रीज़न है ना, इन तीनों को हटा दो. मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सब जगह पर सेम ले लो, डायरेक्शन भी सारे पॉइंट पर सेम ले लो, और सरफेस को भी फ्लैट ले लो, प्लेन सरफेस बना लो, सरफेस इज प्लेन. तब क्या हम पूरी सरफेस के लिए ऐसे लिख सकते हैं? आंसर इज़ यस, ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं. तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर सरफेस प्लेन हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सारे पॉइंट पर सेम हो, तब ऑफ कोर्स आप एक बड़ी सरफेस के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो जैसे कि एक एलिमेंट के लिए आपने लिखा है. बी डॉट डी ए लिखा है, उस केस में ये बन जाएगा बी डॉट ए. देखो क्या है, एक प्लेन सरफेस है, बड़ी सरफेस है, प्लेनर सरफेस है, सारे पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. ये रहा एरिया वेक्टर, इसका टोटल एरिया है ए, और इसको हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, जिसकी डायरेक्शन सेम है, सारे पॉइंट के लिए सेम है. सो एंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स दैट इज एंगल थीटा. और ये खास ध्यान रखना कि ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है नॉर्मल से, सरफेस से नहीं होता है. ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना कहीं पर भी. ओके. तो फिर इस बड़ी सरफेस के लिए फॉर ए large surface in a uniform, एक मिनट, बात सिर्फ लार्ज की नहीं है, बात है लार्ज प्लेन सरफेस in a uniform, for a large plane surface in a uniform magnetic field. ठीक है. तो सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. तो फिर अब हम इस सरफेस के लिए लिख सकते हैं, पूरी सरफेस के लिए आप डायरेक्ट लिखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. जैसे बी डॉट डी ए लिखा था वैसे हम बी डॉट ए लिखेंगे और ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा. सो व्हाट, so this is the magnetic flux passing through a large plane surface which is placed in a uniform magnetic field. ठीक है, बी ए कॉस थीटा. अच्छा ठीक है. अब अगर सरफेस प्लेनर ना हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो या फिर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे? बड़ी सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? कैसे करेंगे? देख लो कैसे करेंगे.
वो भी बता देते हैं आपको। अभी इसके एग्जाम्पल हम आपको देंगे, पहले ज़रा बात अपनी पूरी कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लार्ज सरफेस, करना क्या है आपको। देखो ऐसा है कि कोई भी लार्ज सरफेस हो जब, और जिगजैग होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो बड़ी सरफेस भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के ही बनी होती है ना। तो बड़ी सरफेस में आप मान सकते हो उसमें बहुत से डी ए बहुत से डी ए हैं, उसमें डी ए सरफेस एलिमेंट्स हैं। तो फिर हर एक एलिमेंट का आप ये फाइंड कर लो फ्लक्स कितना है, डी फाई सब में अलग अलग कुछ कुछ अपना अपना होगा, और सबका डी फाई आप ऐड कर दो, डी फाई प्लस डी फाई। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट से असल में ये जो चीज़ है ये बनती है डी फाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है, करना ये है, टेक एन एलिमेंट्स हमारा मतलब सरफेस एलिमेंट, एरिया एलिमेंट आप लेंगे, डायरेक्शन आपको उसकी पता होना चाहिए, उसका नॉर्मल की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, उससे पार होने वाला फ्लक्स डी फाई ये फाइंड करेंगे। तो चलो ये फाइंड कर लिया, बी डी ए कॉस थीटा फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई को इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करने से होगा ये कि हमें पूरी सरफेस से पार होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। ये देखो इंटीग्रेट करेंगे उससे हमें पूरी सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल बहुत से हैं, आगे आएंगे, अभी हम एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमें आपको और भी बहुत सी कंसेप्चुअल चीज़ें बताना है रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये जो बात बताई ना हमने, ये तो असल में जनरल प्रोसेस है। किसी भी बड़ी सरफेस के लिए आपको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, सो दिस इज़ द जनरल प्रोसेस, ये आपको फॉलो करना है। इसी का असल में वो स्पेशल केस है जो आपने देखा था, प्लेन सरफेस, लार्ज प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो जो आपको बताए थे ना डायरेक्ट बी ए कॉस थीटा, वो इसी से आता है। देखो कैसे आता है, अगर सरफेस प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी सारे पॉइंट के लिए सेम है तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और सारे पॉइंट के लिए थीटा भी सेम होगा तो कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। अंदर रह गया डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब सारे डी ए का सम, और अगर सारे डी ए का सम आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल एरिया। ये देखो ये वही चीज़ बन गई कि नहीं, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हमने आपको बताया बड़ी सरफेस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। इसके एग्जांपल हम आपको देंगे अभी, उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल बातें आप समझ लो। देखो एक ये सरफेस है, इसका एरिया है ए। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। होता क्या है कि परपेंडिकुलर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, 90 डिग्री। तो ये गड़बड़ आप नहीं करना, इससे पार होने वाला फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। बी ए कॉस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, है ना। और यहाँ पर जो एंगल है वो एरिया वेक्टर से जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल आएगा। इट इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर सुनते ही आपके दिमाग में आएगा 90 डिग्री, वो 90 डिग्री आप यहाँ पर रख दोगे और ये आपको गलत रिजल्ट मिल जाएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल के अलोंग, तो फिर उससे एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करके निकल रही है, आर पार निकल रही है। जब आर पार निकलती हैं, क्रॉस करके निकलती हैं,
तब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, हो रहा है, और ये इतना हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक सरफेस को रख दें, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमने सरफेस को इसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, तो पैरेलल सुनते ही आपके दिमाग में आता है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आप 0 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। सो बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया? 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकल रही है, आर पार नहीं निकल रही है, एक साइड से दूसरे साइड में नहीं जा रही है, पैरेलल निकल जा रही है, ऊपर की लाइन ऊपर से, नीचे की लाइन नीचे से। ठीक है, तो इस वजह से फ्लक्स नहीं होना चाहिए और फ्लक्स नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होता है तो वो फ्लक्स जनरेट नहीं करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली जनरेट करेगा। अब देखो, इसी को हम ज़रा यूज़ करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने में, जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगी बहुत से क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए। ये एक सरफेस है, सरफेस एरिया इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, नॉर्मल से ये एंगल है थीटा। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, तो इसको फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, अच्छा ये बताओ व्हाट इज दिस बी कॉस थीटा? वेरी सिंपल, बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनेगा? बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में सरफेस के पैरेलल कितना बन जाएगा? बी का कंपोनेंट बी साइन थीटा। जब आपने बी के दो कंपोनेंट बना लिए तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये बी नहीं है बल्कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के पैरेलल। अब देखो क्या हुआ, अभी बताए थे ना आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं करता है। इसका मतलब ये जो बी साइन थीटा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं करेगा। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस में कुछ आ रहा है, हमारे सामने लिखा हुआ है बी ए कॉस थीटा, कुछ आ रहा है, तो वो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है ना वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इन एनी गिवन सिचुएशन अगर आपको कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट देखेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और फिर आप उस कंपोनेंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस के एरिया से। ठीक है, आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसी की वजह से फ्लक्स आता है, और फ्लक्स होता है वो कंपोनेंट इनटू सरफेस एरिया, और जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है या जो कंपोनेंट्स सरफेस के पैरेलल होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आता है। राइट, अब देखो इसी का भी हम यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखो, अभी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेकर के चल रहे हैं, फिर आगे चल करके वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस लगते हैं फॉर ज़िगज़ैग सरफेस वो सब आगे चल करके हम देखेंगे। देखो ये एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है और इस प्लेन में हमने एक स्क्वायर सरफेस रख दी। इसकी साइड लेंथ है ए। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में लगा दें तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कितना होगा। सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना होगा।
इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, तो फिर इस सरफेस के भी पैरेलल हो गया, और जो पैरेलल होता है वो फ्लक्स जनरेट करता नहीं है, तो इसकी वजह से इस सरफेस में जो फ्लक्स आएगा वो बनेगा ज़ीरो, राइट। ओके, अच्छा चलो हम मैग्नेटिक फील्ड बदल देते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड कर दिया बी नॉट जे कैप, बी नॉट जे कैप। अब बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। हाँ ठीक है, ज़ीरो ही आएगा आंसर। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी, ये वाई एक्सिस का पैरेलल है, मतलब ये भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेस करते हुए निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा, क्रॉस करके नहीं जाएगा। सो इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स इस सरफेस में नहीं आएगा। अच्छा ठीक, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप। अब बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इट्स अगेन वेरी सिंपल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है कि नहीं, यानी कि इस सरफेस के पैरेलल, तो इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स नहीं आएगा, इस कंपोनेंट की वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से भी नहीं आएगा, तो पूरे की वजह से नहीं आएगा। इसका मतलब इस केस में भी इस सरफेस से पार होने वाला फ्लक्स है ज़ीरो, राइट। ओके चलो अगला एग्जांपल देखो। बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। अब बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा दें तो सो द आंसर इज, देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है जेड एक्सिस के अलोंग बी नॉट के कैप, ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से तो फ्लक्स आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं आएगा और इसकी वजह से भी नहीं आएगा। ये सरफेस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इन दोनों की वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, व्हाट इज दैट कंपोनेंट? दैट कंपोनेंट इज बी नॉट के कैप। सो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, इस केस में इस सरफेस में फ्लक्स आएगा, सिंपली मल्टीप्लाई दिस कंपोनेंट by the surface area, and the surface area is a square. So this is the magnetic flux in this case. Okay? अच्छा चलो एक एग्जांपल और देखो। अगर हम, अच्छा ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को गायब कर दें और सिर्फ यही रखें तो फिर हमारे आंसर पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। एक एग्जांपल और देखो, अगर हम इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा जो इस सरफेस से पार हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल, इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, इसकी वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सरफेस के पैरेलल हैं। बचता है ये, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है 3b0। So simply this component you multiply it by the surface area a square. This is the flux in this case for this magnetic field. This is the magnetic flux passing through this surface, and this is only because of 3b0 k cap. The other two components, they are parallel to the surface, so they are not generating any magnetic flux. तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस a/2a, उसको हमने बीच से मोड़ करके ऐसे रखा है कि उसका आधा हिस्सा xz प्लेन में है, ये रहा आधा हिस्सा, बाकी का आधा हिस्सा xy प्लेन में है। सो दिस इज a/a एंड दिस इज a/a, राइट। इस तरीके से मोड़ करके हमने इसको बीच से रखा है, आधा आधा हिस्सा इन दो प्लेन्स पर है। अब हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इस रीजन में b0 कैप। तो अब आप बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस टोटल सरफेस, कंप्लीट सरफेस मतलब उसके जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स का मिला करके टोटल फ्लक्स कितना पार होगा इस केस में जब ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे।
देखो द आंसर इज़ वेरी सिंपल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब कि ये इस सरफेस के क्या है, पैरेलल। तो इसकी वजह से इस पार्ट में, पार्ट ऑफ द सरफेस ऑन द एक्स वाई प्लेन, इस पार्ट में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ज़ीरो। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के पैरेलल, मतलब इस पार्ट के भी पैरेलल, तो इसमें भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, दोनों में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा इन दिस केस। सो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज ज़ीरो। अच्छा चलो अब बताओ बी नॉट जे कैप, नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगाएं तो बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस से पार होगा? बी नॉट जे कैप डायरेक्शन किधर है इसकी? वाई की तरफ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ये इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें तो फ्लक्स जनरेट कर देगा ये, कितना? बी नॉट इंटू ए स्क्वायर, बी नॉट इंटू एरिया, इस पार्ट का एरिया। ओके अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के क्या है, पैरेलल। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सरफेस, इस पार्ट एक्स वाई प्लेन में जो पार्ट है उसमें कोई फ्लक्स नहीं आएगा, तो उसमें फ्लक्स हो गया ज़ीरो। दोनों पार्ट्स के फ्लक्स को आप ऐड कर दो, दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, ओके अच्छा अगला एग्जांपल देखो। हम अगर इसी केस में फॉर दिस सरफेस ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो हमारा आंसर नहीं बदलेगा, यही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स के अलाउंग, ये इस सरफेस के भी पैरेलल है और इस सरफेस के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, दोनों में फ्लक्स नहीं आएगा इसकी वजह से, और इसी की वजह से आएगा। और जैसा पिछले केस में था बी नॉट जे कैप, वैसे ये बी नॉट जे कैप है, तो सेम आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा देखो, बी नॉट आई कैप प्लस 2 बी नॉट जे कैप प्लस 3 बी नॉट के कैप। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा इस पूरी सरफेस में? वेरी सिंपल, इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है दोनों में, इस पार्ट में भी और उस पार्ट में भी। ठीक है, सो फॉरगेट दिस कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट जनरेटिंग एनी मैग्नेटिक फ्लक्स इन एनी पार्ट। नाउ कंसिडर दिस पार्ट, 2 बी नॉट जे कैप, 2 बी नॉट जे कैप तो इधर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें तो फ्लक्स आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 बी नॉट इंटू एरिया, इतना आ गया, और इसकी वजह से इसमें कितना आया? 0 आ गया। तो देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी सरफेस में है वो इतना है। ठीक है, नाउ सी दिस थर्ड कंपोनेंट 3 बी नॉट के कैप, 3 बी नॉट तो इधर है। आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 3 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, बी नॉट, 2 बी नॉट एंड 3 बी नॉट। एक बी नॉट इधर है, एक 2 बी नॉट इधर है और एक 3 बी नॉट इधर है। ठीक है, सो 3 बी नॉट। अब ये जो 3 बी नॉट है ये इस सरफेस के, इस पार्ट के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स आएगा, कितना आएगा? अच्छा, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट के क्या है? पैरेलल। तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स कितना आएगा? 0। ठीक है, इसकी वजह से किसी में फ्लक्स नहीं है, इसकी वजह से हमने दोनों में फाइंड कर लिया, इसकी वजह से दोनों पार्ट्स में हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया। तो पूरी की पूरी सरफेस में एक कंपोनेंट की वजह से इतना फ्लक्स है, दूसरे की वजह से इतना है, एक की वजह से, दूसरे की वजह से, और इसकी वजह से किसी में नहीं है। सबको ऐड कर दो, टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इतना बन जाएगा 5 बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अच्छा आपको एक फंडा बताते हैं, बड़े काम का है, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस पर आएंगे। देखो फंडा क्या है वो समझो। अभी तक हम सरफेस फ्लैट ले रहे थे इसलिए आपके लिए बड़ा आसान था। अगर सरफेस कर्व्ड हो, जिगजैग हो, कर्व्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ऐसे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, वैसे तो आप किसी भी केस में इंटीग्रेशन से कर सकते हैं,
लेकिन इंटीग्रेशन से पहली बात तो ये कि कभी कभी तो लंबा काफ़ी हो जाएगा सॉल्यूशन, और दूसरी बात ये कि कभी कभी तो इम्पॉसिबल भी हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप एक्सप्रेशन ही नहीं बना पाओगे इंटीग्रेशन करने वाला, और कभी कभी तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल भी नहीं होगा। ओके, तो देखो ऐसे केसेस में भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, बड़े काम का शॉर्टकट है, बहुत मज़ेदार, आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। इसके पीछे का फंडा क्या है, पहले वो फंडा समझ लो, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे। देखो ये एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस ले लो, नो प्रॉब्लम, इसका एरिया ए है, ठीक है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी। बी जो है सरफेस के नॉर्मल से एंगल बना रहा है थीटा। ओके, हमने आपको बताया था बी के आप कंपोनेंट ले लो, बी कॉस थीटा ले लो, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा इस सरफेस से पार होने वाला, और बी साइन थीटा की चिंता करना नहीं, क्योंकि उसकी वजह से फ्लक्स तो आएगा नहीं। एक और भी बात है यहाँ पर, देखो क्या है, बजाय इसके कि आप बी के कंपोनेंट्स लो, आप ए के कंपोनेंट्स ले सकते हो। ए भी तो एरिया वेक्टर है ना, तो ए के भी आप कंपोनेंट्स ले सकते हो, या कहना चाहिए कि जो सरफेस है उसका प्रोजेक्शन ले सकते हो। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, जैसे एक प्लेन लो आप, ये प्लेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा प्लेन लो, और उस प्लेन पर अगर आप एरिया का प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे इस टाइप का प्लेन समझ लो, एक मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर, वैसे 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो उस केस में ये जो सरफेस है वो इस प्लेन से जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी बनेगा थीटा। अब अगर आप इस सरफेस का प्रोजेक्शन बनाएं, शैडो बनाएं ऑन दिस प्लेन, शैडो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइट डालना पड़ती है। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन लाइंस के पैरेलल, उनके अपोजिट चलते हुए ये लाइंस आएंगी ऐसे, और फिर इन लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज, और इन लाइट रेज की वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर इस प्लेन पर इस सरफेस का एक शैडो बन जाएगा, ये बन गया शैडो। आपको पता है इस शैडो का एरिया कितना होगा, इस शैडो का एरिया बनेगा a cos थीटा, और जो आपने फ्लक्स लिखा था b a cos थीटा। नाउ सी व्हाट इज a cos थीटा, तो a cos थीटा देख लो क्या है, बस यही फंडा है जो हम अप्लाई करेंगे। प्लेन सरफेस होता तब तो आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर असल में कर्व सरफेस की प्रॉब्लम अभी फंसने वाली है, तब ये शॉर्टकट हमारे बड़े काम का होगा। तो आपको फंडा क्या है वो सुन लो आप। फंडा ये है, अभी जिगजैग सरफेस में बताएंगे आपको, यही चीज़ डायरेक्टली एप्लीकेबल है। देखो फंडा ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन लो, और उस प्लेन पर सरफेस का प्रोजेक्शन बनाओ, शैडो बनाओ, चाहे सरफेस प्लेन हो या जिगजैग हो, कर्व हो, कैसी भी हो, आप उस सरफेस का सिर्फ एक शैडो बना लो। कहाँ पर, उस प्लेन पर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर जो शैडो का एरिया होगा ना, शैडो का जो भी एरिया है, आपको यहाँ पर एक कॉस थीटा दिख रहा है, हर जगह नहीं दिखेगा। आपको ए कॉस थीटा से मतलब नहीं है, आपको ए से मतलब नहीं है, आपको थीटा से मतलब नहीं है, आपको मतलब है शैडो से। शैडो का एरिया फाइंड करना है, और शैडो के एरिया को वो आपको बड़ी आसानी से मिलेगा, डोंट वरी। शैडो के एरिया को मल्टीप्लाई करोगे मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से, उसके किसी कंपोनेंट से नहीं, बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, पूरे मैग्नेटिक फील्ड से, तो इससे आपको फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखो कैसे, क्या हमारा मतलब, क्या आपको लग रहा होगा ये सब हम क्यों इतनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं। एक्चुअली जब जिगजैग सरफेस आएगी ना, तो आपके पास इसके अलावा और कोई चांस है ही नहीं। बहुत से ऐसे केसेस में कभी कभी आप कुछ कर लें तो एक अलग बात है। देखो जैसे ये एक जिगजैग सरफेस है, राइट। अब एरिया कितना है पता नहीं, कुछ होगा, हो सकता है हमको एरिया पता, नो प्रॉब्लम, लेकिन कर्व्ड बड़े अजीब तरीके से है।
इसमें तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना और फिर डी फाई लिखना और इंटीग्रेट करना, यू नो, इट्स जस्ट सो मच डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, सपोज दैट, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी जो शेडो वाला कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, ये ध्यान रखना कि वो कॉन्सेप्ट आप सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे, केवल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग है, सपोज दैट। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये एक जिगजैग सरफेस रखी हुई है बड़ी सी, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा ना, तब फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सरफेस जिगजैग है, बड़ी सी है। आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन लो। अब देखो, आपको कहीं पर कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है, XY प्लेन है ना। सो XY प्लेन पर आपको इस सरफेस का शेडो बनाना है। कैसे? तो XY प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर आप लाइट रेज ऊपर से डालो। लाइट रेज ऊपर से जब आएंगी, ये ऐसे ग्रेस करते हुए, टच करते हुए ऑलमोस्ट निकल जाएंगी और ऐसे 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 और ऐसे 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 इस सरफेस का शेडो बनेगा XY प्लेन पर, जब आप ऊपर से लाइट डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल। ये देखो, ये बन गई शेडो और इस शेडो का एरिया आपको फाइंड कर लेना है। अब आप उसको जो भी लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो A डैश हो, A cos थीटा हो, डजंट मैटर। ओके, so simply multiply this shadow area A dash with this magnetic field B, total magnetic field B। इससे आपको ये मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हम A cos थीटा नहीं लिख रहे हैं, A डैश लिख रहे हैं कि वो थीटा की यहाँ पर वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। दूसरी बात, आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि ना तो हमें A से मतलब है, ना हमें किसी थीटा से मतलब है। हमको सिर्फ शेडो, जो पिछले केस में था ना A cos थीटा, उसी A cos थीटा की जगह पर ये आ गया, तो हमको सिर्फ शेडो के एरिया से मतलब है। आप शेडो का एरिया फाइंड करो, शेडो के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, आप कैसे करेंगे। ऐसी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपके बाकी सारे मेथड फेल हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक स्फेरिकल सरफेस का एक 1/8 पार्ट है जो कि इस फर्स्ट ऑक्टेंट में रखा हुआ है। ये स्फेरिकल सरफेस का 1/8 पार्ट है, लाइक दिस। ठीक है, ये एक सरफेस है स्फेरिकल सरफेस। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है B0 K कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो अब आप सोचिए कि ये प्लेन सरफेस तो है नहीं, एरिया तो आप फाइंड कर लोगे सरफेस का, आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर का 1/8 है ना, इसकी रेडियस है r। लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं एरिया फाइंड कर लेने से। दूसरी बात, इंटीग्रेशन भी आपसे नहीं होगा। करने को तो हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन उतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है। तो देखो इसमें करना क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म सब जगह पर सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड Z के अलॉन्ग है, उसके परपेंडिकुलर XY प्लेन पर अगर इसका हम शेडो बनाए, ऊपर से लाइट डालें तो शेडो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, उसी हिसाब से सोचना। तो शेडो जो है ना वो ये बनेगा। आप सोचो कि ये एक सर्कुलर सरफेस का 1/4 हिस्सा हो गया जिसकी रेडियस कितनी है r। तो बताओ शेडो का एरिया कितना हुआ, 1/4 हिस्सा, पाई r स्क्वायर बाई 4। अब इसको सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर हम इसी में ये कर दें 2B0 J कैप और B है, ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो हमने लिख दिया, इसकी वजह से भी आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये y के अलॉन्ग है, तो फिर y के परपेंडिकुलर प्लेन XZ प्लेन पर आप एक शेडो बनाओ, उधर से लाइट डालो, y के अलॉन्ग लाइट चलते हुए आएगी
और उसका एक शेडो बनेगा एक्स जेड प्लेन पर, ये शेडो बन गया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, ये शेडो बिल्कुल ऐसा ही है, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस शेडो एरिया बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज 2b0, तो ये अब हो जाएगा ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से अगर हम एक कंपोनेंट और लगा दें, जैसे 3b0 आई कैप और है इसमें, अब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो 3b0 आई कैप है ना, ये x के अलॉन्ग है, तो x के परपेंडिकुलर yz प्लेन पर सरफेस का जब आप शेडो बनाएंगे तो ये बनेगा। सो अगेन ये तीसरा पार्ट जो है, बिकॉज ऑफ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इतना फ्लक्स और आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। समझ गए बात को? अच्छा ठीक, तो ये मतलब है शेडो लेने का। अच्छा एक एग्जांपल और देखो जिगजैग सरफेस का। हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, जैसे कि आपकी कॉपी का पेपर, उसको हमने ऐसे ला करके रखा है। ये जो एक्स जेड प्लेन है ये एक दीवार के जैसा आप समझ लो, ये फ्लोर है, ये दीवार है, तो दीवार और फ्लोर से टिका करके हमने इस पेपर को ऐसे रख दिया है लाइक दिस, ठीक है। इसका एक एज छोटा वाला एज और ये छोटा वाला एज, ये छोटा वाला एज एक्स वाई प्लेन पर है, ये छोटा वाला एज एक्स जेड प्लेन पर है, ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बाकी लंबा वाला जो एज है वो कर्व्ड हो गया है, ऐसे हमने इसको पेपर को यहाँ पर ला करके रखा है। अब ये जो पॉइंट है दिस इज 0, a, 0 एंड दिस पॉइंट इज b, a, 0, दिस पॉइंट इज b, 0, C and this point is 0, 0, C। अब हमने किस हिसाब से ये पॉइंट सोच के लिखे हैं वो आप अपने आप सोच लो, ये तो आप इतना तो सोच ही सकते हैं। तो ये एक कर्व्ड सरफेस है। अब हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना है और आपको आंसर देना है। बेहतर ये है कि अब आप आंसर अपने आप दो, देखें आपका दिमाग कहाँ तक चल रहा है, देखते हैं। तो आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ चुका होगा आंसर, यू शुड बी एबल टू गिव इट। So this is the surface, right? ये सरफेस है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज b0 आई कैप। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा पासिंग थ्रू दिस सरफेस? व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? सोचो अपने आप बताओ। सो द आंसर इज 0। द मैग्नेटिक फील्ड वो x के पैरेलल है और आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर ये सरफेस ना x के पैरेलल ही है, ठीक है ना। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा 0। ऐसे समझ लो, देखो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये रहा y एक्सिस और ये रहा z एक्सिस, राइट। हमने शीट जो है ना पेपर की शीट उसको यूं रखा लाइक दिस, ऐसे रखा, ऐसे, ये रहा x एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड है b0 आई कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये जा रही हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो वो इस सरफेस के क्या है, ग्रेस करते हुए निकलेंगी, ठीक है। तो दे आर पैरेलल टू द सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स, सो दे आर नॉट जनरेटिंग एनी मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सरफेस। अच्छा चलो अब ज़रा बता दो B0, ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो अब बताओ if the magnetic field is B0 into K cap, then what is the magnetic flux passing through this surface? इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा? सोचो अपने आप दिमाग लगाओ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है Z के अलोंग है और यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सरफेस जिगजैग है, इंटीग्रेशन का तो हमारे पास कोई चांस बन नहीं रहा है, वैसे तो होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, z एक्सिस के अलोंग है ना। तो z के परपेंडिकुलर एक प्लेन लो, प्लेन दिख रहा है आपको xy प्लेन, उस पर एक शेडो बनाओ शीट का, इस सरफेस का शेडो। उसके लिए आपको लाइट डालना पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइट डाली तो देखो शेडो कहाँ पर बनेगी, ये शेडो हम बना देते हैं
शेडो जो है ना, अभी इतना तो यार तुम लोग को अपने आप सोचना ही पड़ेगा। ये देख लो, ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है। इतना इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तभी मज़ा आएगा फिज़िक्स में। फिज़िक्स ना विजुलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, अच्छे से विजुलाइज करो, बड़ा मज़ा आएगा। आइंस्टाइन ने भी विजुलाइज किया था लाइट के बारे में, रॉकेट को भगा दिया था लाइट की स्पीड में। अच्छा चलो इधर देखो, तो ये बन गई शेडो, ठीक है। अब ये तो पॉइंट है ना 0,a,0, मतलब ये कितना है a, ये है a और ये कितना है, ये है b, दिस इज b। सो रेक्टेंगुलर टाइप का शेडो बन रहा है a एंड b। शेडो का एरिया कितना हो जाएगा a इंटू b। सो इन दिस केस व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है b0 और इसको शेडो के एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो शेडो वाला चक्कर है ये कितना यूजफुल है, इसलिए आपको हम बताएं। ऐसे केसेस में आपके पास कोई तरीका है ही नहीं, यही एक तरीका है। शेडो का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तभी आंसर आएगा। अच्छा चलो शेडो के ही कॉन्सेप्ट से ज़रा एक और एग्जांपल आपको देते हैं। देखो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस इसकी r है। अब इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया लाइक दिस एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो यू टेल मी व्हाट इज द magnetic flux passing through this hemispherical surface? The answer is very simple. The surface is curved. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन पर अगर आप इस सरफेस का शेडो बनाएंगे तो वो शेडो ये बनेगा और इस शेडो का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द आंसर। सो ये तो काफ़ी बात हो गई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हम लेकर के चल रहे थे। अभी तक हम उन चीज़ों को लेकर के चल रहे थे जिसमें हमको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा था। अब हम आते हैं उस चीज़ की तरफ जो इंटीग्रेशन वाली बात आपको बताए थे। टेक एन एलिमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड देन यू इंटीग्रेट इट जस्ट टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। सरफेस जिगजैग हो जाए, कर्व्ड हो जाए, कैसी भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, किसी भी वजह से अभी तक जो कुछ आपको बताया है, बी ए कॉस थीटा प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी ए कॉस थीटा प्लेन सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो तो आप तब यूज़ करोगे। और शेडो वाला फंडा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और शेडो आप ले सको तब, है ना, वो आप तभी यूज़ करोगे जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जब ये सारे तरीके फेल हो गए आपके, अभी तक लार्ज सरफेस में ही हम फाइंड कर रहे थे, ये शेडो वाला जो चक्कर था, जो केस था, और वो बी ए कॉस थीटा प्लेन सरफेस, बड़ी सरफेस की ही बात कर रहे थे। वो तो शुरू में डिफाइन किया था हम एलिमेंट वाला बी डी ए कॉस थीटा। हाँ, तो अब बड़ी सरफेस में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चांस हमारे पास रहता नहीं है। तो चलो अब क्या करेंगे, ज़रा कुछ ऐसे केसेस दिखाते हैं आपको हम जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये रहा जेड एक्सिस। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख दी, ये रही रेक्टेंगुलर सरफेस इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसकी साइड लेंथ है ए एंड दिस इज बी, एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ज़रा ध्यान से देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, ज़रा ध्यान से देख लो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर है, डायरेक्शन किधर है, के कैप की तरफ, प्लस के कैप की तरफ फॉर पॉजिटिव एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव एक्स के केस में वो माइनस एक्स की तरफ हो जाए, माइनस के की तरफ हो जाएगा। हमें पॉजिटिव से मतलब है, ये देख लो सरफेस कहाँ पर रखी है। सो डायरेक्शन तो प्लस के कैप की तरफ है, लेकिन ये वेरिएबल है और ये x के साथ बदल रहा है, ये z के साथ नहीं बदल रहा है, ये x के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, इसलिए B0x मैग्नेटिक फील्ड इनटू द सरफेस एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड तो z के अलॉन्ग है ना, सो इट इज परपेंडिकुलर। ऐसा समझो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है, लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो जो आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, वो आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारे पॉइंट पर सेम
नहीं है। तो अब क्या करोगे? अब हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसमें फिर हम d5 फाइंड करेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब एलिमेंट हम कैसे लेंगे? देखो ये रहा एलिमेंट, ये लिया हमने एक पतला सा स्ट्रिप एलिमेंट, बहुत पतला सा, ऑलमोस्ट 0 विड्थ है इसकी। ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है x के अलोंग x, इसकी ये जो छोटी सी विड्थ है ना, दिस इज dx। ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी है? b के बराबर। तो बताओ इस एलिमेंट का एरिया क्या बनेगा? व्हाट इज dA? दिस इज b इंटू dx। ये हो गया इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, b इंटू dx। ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसकी विड्थ चूंकि बहुत कम है, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक गए तो ऑलमोस्ट आप नहीं गए, तो ऑलमोस्ट x नहीं बदला। और अगर x ऑलमोस्ट नहीं बदला तो मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब मान लो कि नहीं बदला। तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप के लिए आप मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना? जितना इसके इस पॉइंट पर है सेम इस पॉइंट पर है, सेम इस पॉइंट पर, सेम इस पॉइंट पर, सेम इस पॉइंट पर, सेम यहाँ 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 यहाँ। ऊपर नीचे जाने से वैसे भी नहीं बदलेगा, y के अलॉन्ग जाने से नहीं बदलेगा, x के अलॉन्ग जाने से ही बदल रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्ट्रिप है पूरी की पूरी स्ट्रिप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? इतना बन जाएगा। स्ट्रिप के लिए x कोऑर्डिनेट, उसके हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? x। तो x को आप x रख दो, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिप एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर है? k कैप की तरफ। ये बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर सरफेस के एलिमेंटल स्ट्रिप के परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है। तो इस स्ट्रिप से पार होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ये बनेगा b का मतलब ये b इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब 0 डिग्री। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस सो अलोंग द नॉर्मल, सो दैट्स वाई थीटा इज 0। तो ये हमको d5 मिल गया। अब आगे क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, b0 और b और x और dx, cos 0 is 1। ये रहा d5, इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको अब हम। तो जो कांस्टेंट है पहले तो इसको बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट्स किसकी रखेंगे? x की। तो x की लिमिट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये देखो, ये जो हमने स्ट्रिप एलिमेंट एक बनाया, ऐसे और बहुत से स्ट्रिप एलिमेंट होंगे। सबसे पहला यहाँ पर होगा, लास्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा। सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट द x इज 0 एंड फॉर द लास्ट एलिमेंट द x इज a, x is equal to a. So x will change from 0 to a. तो ये आ गया b नॉट इंटू बी एक्स स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट रख लो, a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, दिस इज a स्क्वायर बाई 2। तो इस सरफेस से पार होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इतना बन जाएगा। ठीक है, ओके। और देखो एक केस बताते हैं आपको, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक एग्जांपल और देखो। एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर, ये रहा, बोर्ड के प्लेन में रखा है, ऊपर इन्फिनिटी तक गया, नीचे भी इन्फिनिटी तक गया, बिल्कुल स्ट्रेट है, पतला वायर है, और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है I। इसके पास बोर्ड के प्लेन में एक स्क्वायर शेप का लूप रखा है, स्क्वायर शेप का एक लूप रख दिया हमने, कंडक्टिंग वायर का बना हुआ मान लो, नो प्रॉब्लम। इसकी ये जो दो ब्रांचेस हैं, दो साइड्स हैं, वो वायर के पैरेलल है। पूरा सिस्टम एक प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, और ये जो दो साइड्स हैं वो इसके वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पास वाली जो साइड है उसकी डिस्टेंस वायर से है d, इसकी साइड लेंथ है a और a। ठीक है, इट्स ए स्क्वायर वायर फ्रेम। ओके, सो आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड विद इन दिस लूप। इस लूप के अंदर का जो एनक्लोज्ड एरिया है उससे पार होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। देखो ये जो वायर है ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो आपको पता होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो उससे पार होगा, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स आना है उसमें, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे यूं सर्कुलर लाइंस की फॉर्म में जनरेट होता है। तो इस वायर की वजह से इसके राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे ही पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, राइट। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। कोई इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस लूप के अलग अलग पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वायर से अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए आप किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके एट एनी वन पर्टिकुलर लोकेशन, यू कांट जस्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल एरिया ऑफ द लूप ए स्क्वायर। सो इन दैट वे यू कैन नॉट फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या करेंगे फिर हम, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है ना। अच्छा, एक बात है कि पूरी की पूरे लूप के लिए, पूरी सरफेस के लिए क्या है, वो परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट पर, पूरे लूप के अंदर सारे पॉइंट के लिए वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो थीटा तो सारे पॉइंट के लिए 0 रहेगा। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट हमने लिया, स्ट्रिप एलिमेंट, पतला सा स्ट्रिप एलिमेंट। इसकी यहाँ से डिस्टेंस आप x मान लो, और ये जो छोटी सी इसकी विड्थ है ना, थोड़ा सा गलत बन गया, ये जो छोटी सी विड्थ है इसको आप dx ले लो, ये dx है। तो ये है a और ये है dx। तो बताओ इसका एरिया क्या बनेगा, a इंटू dx, ये इसका एरिया हो गया। अब ये जो स्ट्रिप एलिमेंट है, इसका आप कोई भी पॉइंट देख लो, सारे के सारे पॉइंट, इसके सारे के सारे पॉइंट इस वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। तो इस वायर की वजह से उस स्ट्रिप की लोकेशन पर, उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, इतना आएगा मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑब्वियसली दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ दिस, परपेंडिकुलर टू दिस strip element, right? So because of this magnetic field, what is the magnetic flux passing through this strip element? इससे पार होने वाला magnetic flux कितना होगा, B dA cos 0 डिग्री। 90 होगा कि 0 होगा, this is 0। so ये रहा magnetic field और ये रहा dA का मतलब ये रहा ADX, this is ADX and cos 0 is 1, right? तो ये हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एलिमेंट से पार होने वाला। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब करने के लिए बचा ही क्या, इसमें इसको इंटीग्रेट करो, d5 को इंटीग्रेट कर लो, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ये लो सारे कांस्टेंट बाहर। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। लिमिट्स देख लो ज़रा, ये जो हमने स्ट्रिप एलिमेंट लिया है, ऐसे और बहुत से स्ट्रिप एलिमेंट होंगे। सबसे पहला स्ट्रिप एलिमेंट यहाँ पर होगा, तो इस पहले स्ट्रिप एलिमेंट के लिए x क्या बनेगा, x तो हमने वायर से डिस्टेंस ली है ना, तो x क्या बनेगा, d के बराबर। और जो लास्ट स्ट्रिप एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस वायर से, मतलब x कितना होगा, तो ये x बन जाएगा d प्लस a। तो x चेंज होगा d से लेकर d प्लस a तक। सो आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिल रहा है म्यू नॉट आई ए, x 1/x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट रख दो ln x में, फिर ln d प्लस a माइनस ln d, तो बन जाएगा ln d प्लस a अपॉन d। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर लूप, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास, और बाकी का बचा हुआ फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ और भी एग्जाम्पल है जो आपको हम अगली क्लास में करवाएंगे।